इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो भैया बात तो सही है कि अगर आप जर्जर नाव हैं तो भी आपके पास टकराने की हिम्मत है, टकराने की ताकत है। अपने हौसले, अपने ताकत के दम पे आप अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं और ये आप कर सकते हैं। हम आज यहाँ पर आए हैं, आने वाला जो CUET है, CUET 2013, जिसका रण क्षेत्र बहुत बड़ा है, उस रण क्षेत्र में लड़ने के लिए आप खड़े हैं अपने तरकस में तमाम तीर लेकर के और तैयार हैं कि उस रण क्षेत्र को किसी भी कीमत पर भेदेंगे। तो चलिए उसी रण क्षेत्र की तैयारी हम शुरू करते हैं। आज से ही हम सीखेंगे एक एक चीज़ों को कि किस तरीके से हम आने वाले समय में CUET से लड़ सकते हैं। चलिए इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को आज आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने वाला हूं, जो चीज़ें बताने वाला हूं, वो है मुगल एम्पायर यानी कि मुगल डायनेस्टी। हम मुगल डायनेस्टी, मुगल एम्पायर के बारे में बात करेंगे, मुगल डायनेस्टी की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से मुगल एम्पायर डेवलप हुआ, किस तरीके से मुगल एम्पायर आगे बढ़ा। तो चलिए बाकी बातें होती रहेंगी, बातों का सिलसिला चलता रहेगा। मुगल एम्पायर के बारे में आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और जानते रहिए आप कि ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिकली GK GS का पार्ट है। किसका पार्ट है? GK GS का। तो हम GK GS को ही डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो जो दो चीज़ें होती हैं, एक डोमेन होता है और एक GK GS होता है, लेकिन हमें यहाँ किसको डिस्कस करना है? हमें यहाँ GK GS को डिस्कस करना है। किसको डिस्कस करना है? GK GS को। ठीक, चलिए तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी। सबसे पहले अगर बात कर लें हम मुगल डायनेस्टी की, तो कहा जाता है कि सबसे लास्ट जो बहलोल लोदी वंश जो था, वो उसका सबसे लास्ट जो एम्परर था, लोदी डायनेस्टी का सबसे लास्ट एम्परर जो था इब्राहिम लोदी से बाबर जो है, या मुगल वंश का जो फाउंडर था बाबर, वो 1526 यानी कि 1526 में पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में दोनों का आमना सामना होता है और वहीं पर इब्राहिम लोदी को हराकर जो है बाबर जो है वो मुगल डायनेस्टी को स्टेबल करता है। ठीक, चलिए तो कहानी यहीं से शुरू होती है और इसी को हम लोग लेकर के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि जो मुगल डायनेस्टी है वो 1526 से लेकर के और 1857 तक चली, मतलब 1857 तक, 1857 तक चली 1526 से लेकर के मुगल डायनेस्टी। ठीक है, देखिए अब उसके बाद बात कर रहे हैं कि जो मुगल डायनेस्टी थी वो किस तरीके से आगे बढ़ी, किस तरीके से लेकर के उसे आगे बढ़ा गया। और मुगल डायनेस्टी का जो सबसे पहला एम्परर आता है, जो सबसे पहला राजा आता है, वो उसका नाम होता है बाबर। ठीक है, क्या नाम रहता है उसका? बाबर। तो हम कहानी बाबर से ही शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए यहां कह रहे हैं कि जो मुगल डायनेस्टी है, मुगल आल्सो स्प्लिट मुगल पर्सियन मुगली। ठीक है, बेसिकली जो मुगल थे, मुगल लोग जो थे वो बेसिकली ये जो है भारत का, मतलब भारत को अगर आप देखेंगे तो भारत के पश्चिमी हिस्से नहीं कह सकते, उत्तर पश्चिमी हिस्से से ये, मतलब उत्तर पश्चिम का जो हिस्सा था भारत का, नॉर्थ और वेस्ट और नॉर्थ का जो हिस्सा था, उसी हिस्से से इंडिया में आए थे। और बेसिकली बाबर जो था वो पहला मुगल एम्परर था जो भारत में आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी को यहां लेकर चलते हैं। मुगल डायनेस्टी में ये सारी चीजें तो आप जानते हैं, कब कैसे आए, सीधे हम बाबर पर पहुंचते हैं। बाबर की बात करते हैं। कह रहे हैं बाबर एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल्स। ठीक है, बाबर ने क्या किया? मुगल डायनेस्टी को स्टेबल किया था। क्या किया था? मुगल डायनेस्टी को स्टेबल किया था। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि द डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय द चिगतई तुर्की। ठीक है, बाबर को चिगतई तुर्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चिगतई तुर्क। ठीक है, चिगतई तुर्की। ठीक है, और प्रिंसेस नेम्ड बाबर। क्या नाम था उसका? बाबर था। कब से कब तक? 1526 से 1530 तक, यानी 1526 से 1526 से लेकर 1530 तक वो रहा, मतलब सिर्फ मात्र 4 सालों तक उसका शासन था। किसका? बाबर का। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्या कह रहा है। हाँ, उसके बाद क्या कह रहा है कि वो जो था वो तैमूर के वंशज थे। तैमूर के वंश से, मतलब तैमूर का, उसके जो पिताजी थे वो तैमूर जो था, तैमूर के ही वंशज से जुड़ करके वो लोग आते थे। मतलब उसके फादर और उसके मदर जो थे वो 2 डायनेस्टियों से मिल करके बने थे। एक तरफ तैमूर था और एक तरफ चंगेज खां।
तैमूर था उन्हें चगताई तुर्क इसीलिए कहा जाता था। ठीक है, बाबर को चगताई तुर्क इसीलिए कहा जाता था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, आगे बाबर की बात करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि हां, बाबर को देखिए क्या कह रहे हैं कि 1504 में जो काबुल और गजनी दो जगहों का बात करते हैं, काबुल और गजनी, यहीं पर उसने अपने आप को स्टेबल किया। 1511 में जो बाबर था, ठीक है, कैप्चर्ड समरकंद, समरकंद को क्या कर लिया था उसने, कैप्चर्ड कर लिया था। क्या कर लिया था, समरकंद को कैप्चर्ड कर लिया था। बाबर के अंदर शुरू से ही अपने आप को आगे लेकर के चलने की जो ताकत थी, आगे लेकर के अपने आप को लीड करने की जो ताकत थी, वो बाबर को हमेशा आगे बढ़ाने लगी। ठीक है, बाबर को हमेशा लीड करने की जो हैबिचुअल थी वो आगे लेकर के बढ़ने लगा। और इसी क्रम में बाबर जो था, भारत में जब उसकी एंट्री होती है, ये सारी चीजें जानते रहते हैं कि आप जो वो उसकी निगाहें जब वो धीरे धीरे उधर जीतने लगता है, तो जीतते जीतते जब अपने बैटल्स, जितने भी बैटल्स लड़ रहा है सब जीत रहा है बैक टू बैक, तो जीतते जीतते उसकी नज़र जो है वो भारत पर पड़ती है। और जब भारत पर नज़र उसकी पड़ती है, भारत की तरफ देखता है, तो होता क्या है, यहां पर आता है वो 1526 में। कब आता है, 1526 में। ठीक, देखिए क्या कह रहा है कि बाबर जो था, हां, वो पंजाब से होते हुए दिल्ली पहुंचा। ठीक है, बाबर कहां पहुंचा, पंजाब से होते हुए दिल्ली पहुंचा। और देखिए फिर क्या कह रहा है, यहां पर देखिए कह रहा है कि ही रोटेट टू एडवांस ट्रोप इब्राहिम लोदी दिल्ली सुल्तनत एंड मीट द सुल्तान मेन आर्मी एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, बाई अप्रैल 1526, अप्रैल 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में मिलता है किससे, इब्राहिम लोदी से। कौन मिलता है, बाबर। ठीक है, बाबर मिलता है। ठीक, एंड he was in control of दिल्ली एंड आगरा हिल्ड की ऑफ द, ठीक है, हिंदुस्तान। जो हिंदुस्तान का की थे, आगरा और दिल्ली, उसको कैप्चर्ड कर लेता है, उस पर कब्जा कर लेता है। कौन करता है, बाबर। ठीक है, कौन करता है, बाबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कहानी को आगे लेकर के चलते हैं। ठीक, अब देखिए बाबर की बात अगर यहां करें तो उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अब उसके बाद जब बाबर जो वहां जीत जाता है, वहां पर जीत करके बाबर जो है वो आगे बढ़ रहा होता है, तो अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि द राजपूत कॉन्फिडरेंस हाउ एवर अंडर राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा कहां के, मेवाड़ के राजा रहते हैं राणा सांगा। राणा सांगर से मिलता है। ठीक है, राणा सांगर से उसका बैटल, राणा सांगर से वो युद्ध लड़ता है, राणा सांगर से मिलता है। और राणा सांगा से मिलने के बाद 1526 में बाबर लड़ता है क्या, पानीपत का, बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, लेकिन जब सेकेंड बैटल लड़ता है 1527 में, तो दूसरा जो बैटल है वो लड़ता है बैटल ऑफ खानवा। क्या लड़ता है, बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, 1527 में बैटल ऑफ खानवा लड़ता है। और बैटल ऑफ खानवा के बाद जब आगे बढ़ता है 1528 में, ठीक है, उसके बाद बैटल ऑफ चंदेरी और 1529 में बैटल ऑफ घाघरा। 4 बैटल बेसिकली वो इंडिया में लड़ा रहता है बाबर। कौन कौन सा, 4 बैटल जो है वो बेसिकली इंडिया में लड़ा रहता है। और फाइनली ही डाइड नियर लाहौर इन दिसंबर 1530। और 1530 तक जाते जाते, 1530 तक जाते जाते उसकी जो मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है दिल्ली के लगभग। देखिए अब यहां क्या कह रहा है, इंडियन स्टेट नेम बाबर इनोवेशंस। बाबर के समय कौन कौन से राज्य थे और वहां कौन कौन से राजा, जैसे सबसे चर्चित पूछता है विजयनगर। विजयनगर जो था वहां पर कृष्णदेव राय, वहां का जो रूरल था वो कौन था, कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का जो रूरल था वो कृष्णदेव राय था। ठीक है, कृष्णदेव राय ही विजयनगर को लीड कर रहा था। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि बाबर जिस समय राजा था, बाबर के समय में उस समय भारत में क्या कहते हैं कि विजयनगर का राजा कौन हुआ करता था, तो कृष्णदेव राय। एक प्रश्न और पूछता है कि बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है तुजुके ए बाबरी, बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है तुजुके ए बाबरी, उसमें किस इंपरर का नाम, किस इंपरर का नेम ऐड किया गया बाबर ने, तो वो थे कृष्णदेव राय। ठीक है, एकमात्र ऐसे इंपरर जिनका नाम ऐड किया गया है उनका नाम है कृष्णदेव राय। ठीक है, अब उसके साथ देखिए दिल्ली, कश्मीर, मालवा, गुजरात, बंगाल, ठीक है, मेवाड़, सिंध, ये सब हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये विजयनगर साम्राज्य। कौन है सबसे इंपॉर्टेंट, विजयनगर साम्राज्य। अब उसके बाद बाबर ने जो बैटल लड़े उनकी बात कर लेते हैं। जैसे द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, अप्रैल 21
1526 में कि अप्रैल 21 अप्रैल 1526 में। बैटल ऑफ खानवा या वॉर ऑफ खानवा मार्च 27 में, ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ चंदेरी जनवरी 1528 में, और बैटल ऑफ घाघरा 5 मई 1529 में, ठीक है। अब ये जो दो बैटल है ये हुमायूं के द्वारा लड़े गए, ना कि बाबर के द्वारा। बाबर ने बेसिकली ये 4 बैटल्स ही लड़े थे इंडिया में आकर के, और चारों बैटल में उसने जीत दर्ज की, और इसी के साथ उसने मुगल एम्पायर को इंडिया में बहुत मजबूती के साथ स्टेबल किया। 1529 के बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, बाबर हैज डाइड। और जब बाबर मर जाता है तो उसको दफना दिया जाता है आगरा में। बाद में जब हुमायूं, कुछ समय बाद जब हुमायूं राजा बनता है और वो उसकी ऑटोबायोग्राफी तुजू के बाबरी पढ़ता है, तो उसमें पढ़ता है कि बाबर लिखता है कि यहाँ का जो एटमॉस्फियर था वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं लाहौर जाना चाहता हूँ, काबुल जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो हुमायूं क्या करता है, उसकी जो जहाँ बाबर को दफनाया गया होता है वहाँ से उसकी हड्डियों को निकाल करके लेके काबुल चला जाता है। कहता है कि जो मेरे फादर थे उनको यहाँ का एटमॉस्फियर अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। चलिए हाँ, अब आगे देखते हैं बाबर के बाद। अब आगे देखते हैं बाबर के बाद, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब बात आती है हुमायूं की। किसकी बात आती है? हुमायूं की। अगर हुमायूं की बात कर लें तो हुमायूं जो था वो एक ऐसा शासक था, एक ऐसा राजा हुमायूं हुआ जिसने क्या किया, 2 पार्ट में उसके पूरे जो है क्या कह सकते हैं, उसके पूरे साम्राज्य को, उसके पूरे कह सकते हैं जो पूरा उसका हिस्सा था जिसपे उसने जो जितने समय तक एम्परर रहा, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अब आप यहाँ देखेंगे तो कह रहे हैं हुमायूं जो था वो बाबर का वो था, सन था, मतलब बाबर जो था वो हुमायूं का फादर था, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या कह रहे हैं, यहां पर देखिए कह रहे हैं कि विक्ट्री ऑफ पानीपत, खानवा एंड घाघरा, ठीक है। बाबर शाह गुजरात इनकरेज्ड बाय द अफगान एंड मुगल्स इमिग्रेट्स। कह रहे हैं बाबर ने जो है गुजरात को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया, राजस्थान को अपने कब्जे में लिया। हुमायूं को बेसिकली जो था वो 1935 तक जो है वो कोशिश किया। 1937 की बात कर लें, अरे 1537 की बात कर लें, तो वो हुमायूं को इनकरेज कर रहा था कि वो चीज़ों को संभाले धीरे धीरे। अगर हम नहीं रहेंगे तो कैसे होगा। 1513 में बाबर की मृत्यु होती है, और उसके बाद बाबर के जाने के बाद जो मुगल डायनेस्टी है उसका जो एम्परर बनता है, जो उसका एम्पायर को संभालने वाला बनता है, वो होता है हुमायूं। तो हुमायूं जो है वो कब से कब तक रहता है, 1530 से लेकर के और 1540 तक एक जगह रहता है। फिर उसके बाद दोबारा जो उसका शासन आता है तो 1555 से 1556 लगभग, ठीक है। इतना उसका शासन रहता है, किसका? हुमायूं का, ठीक है। हुमायूं जो था वो 2 बैटल लड़ता है। हुमायूं 2 बैटल उसके जो बहुत फेमस हैं, ठीक है। एक लड़ता है देखिए चौसा का युद्ध, हुमायूं एट चौसा इन 1539 एंड कन्नौज 1514, ठीक है। 1514 कन्नौज को बिलग्राम, वॉर ऑफ बिलग्राम भी कहते हैं, वॉर ऑफ बिलग्राम, वॉर ऑफ बिलग्राम भी कहते हैं और इसे कन्नौज भी कहते हैं, ठीक है। 1514 में लड़ा गया था। ये दोनों जो वॉर हैं, ये दोनों जो बैटल हैं, वो शेर शाह सूरी के द्वारा लड़ा जाता है। शेर शाह सूरी और हुमायूं के द्वारा लड़ा जाता है। हुमायूं इन दोनों बैटल्स में शेर शाह सूरी को बहुत बुरी तरह से हराता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हुमायूं की बात और कर लें। फिर वो क्या करता है, जब हुमायूं को 1514 में कन्नौज, वॉर ऑफ कन्नौज में हरा देता है, वॉर ऑफ कन्नौज में उसे पूरी तरीके से हरा देता है, तो वो छोड़ करके यहां से चला जाता है काबुल। 1514 में वो काबुल चला जाता है, कौन? हुमायूं, और वापस लौटता है 1555 में, ठीक है। तो ये जो बीच का जो गैप था, इसमें सूर डायनेस्टी काम करती है। कौन काम करती है? सूर डायनेस्टी काम करती है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां क्या कह रहा है, ठीक। अब ये बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में वही दिया कि 1544 में वो ईरान पहुंच जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कांधार जाता है 1545 में, ठीक। उसके बाद काबुल में 3 टाइम्स जाता रहता है, आता रहता है, अपने भाई कामरान से मिलता है, ठीक है।
उसके बाद 1550 तक वो वेट करता है कि जैसे ही वहां पर कमजोर हो, जैसे ही सूर डायनेस्टी थोड़ी कमजोर पड़े, वैसे ही हम वहां पहुंच जाएं। वो सोचता है जैसे ही सूर डायनेस्टी थोड़ी भी कमजोर पड़ेगी तो हम वहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ठीक, जैसे ही सूर डायनेस्टी कमजोर पड़ेगी हम वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन होता क्या है, तब तक हुमायूं कैप्चर्ड लाहौर इन फरवरी 1555, लाहौर को कैप्चर कर लेता है फरवरी 1555 में। ठीक है, और सिकंदर सूर जो वहां का एम्परर रहता है उसको हराता है, उसको डिफीट करता है और धीरे धीरे वो इंडिया मतलब दिल्ली की तरफ बढ़ता रहता है। और दिल्ली की तरफ बढ़ते बढ़ते फाइनली क्या होता है, 1555 में वो फिर से दिल्ली का एम्परर बन जाता है। कब से कब तक, 1555 तक। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, कहा जाता है कि 1555 में दिल्ली का एम्परर बनता है और अपने ही द्वारा बनाई गई एक लाइब्रेरी की सीढ़ी से उतर रहा होता है, पैर उसका स्लिप करता है, चोट लगती है और मर जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि बाबर जो था वो सीढ़ियों से गिरते समय, पूछा जाता है कि हुमायूं की मृत्यु कैसे होती है, तो सीढ़ियों से नीचे गिरते समय पैर स्लिप करने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखिए जब हुमायूं मर जाता है तो उसके कुछ ही महीने बाद वहां पर एक नया एम्परर बनता है मुगल डायनेस्टी का, जिसका नाम रहता है अकबर। क्या नाम रहता है, अकबर। ठीक है, क्या नाम रहता है उसका, अकबर नाम रहता है। अब अकबर कब से कब तक, 1556 से 1605 तक, 1605 तक अकबर वहां का एम्परर रहता है, कहां का, मुगल डायनेस्टी का। ठीक है, कहां का एम्परर रहता है, मुगल डायनेस्टी का। चलिए, हां अब आगे देखते हैं। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं अकबर जो पहला अकबर को एक गाइडेंस करने वाला एक गाइडर रहता है अकबर का, उसका नाम रहता है बैरम खां। अकबर का एक गाइडर रहता है, गाइडेंस करने वाला एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम रहता है बैरम खां। क्योंकि अकबर 14 साल का रहता है, बहुत छोटा रहता है, तो इसलिए वो इतना बड़ा एम्पायर को संभाल नहीं पाता, इसलिए उसे गाइडर के रूप में गाइड करने के लिए बैरम खां उसके साथ रहता है। अकबर अपना पहला जो बैटल लड़ता है वो लड़ता है बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में। किसके साथ लड़ता है, हेमू के साथ। हेमू इज अ लास्ट हिंदू एम्परर इन दिल्ली डायनेस्टी। दिल्ली डायनेस्टी का सबसे अंतिम हिंदू शासक हेमू रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कहानी लेकर चलते हैं अकबर के साथ। ठीक है, कह रहे हैं अकबर जो था वो एक तरीके से हिंदू मुस्लिम इन सभी राजाओं को, सभी शासकों को या सभी एम्परर को एक साथ मिलाकर रखकर एक साथ लेकर के चलने का काम करता था। कौन करता था, वो अकबर करता था। ठीक है, अब एक चीज और जानिए कि उसने क्या किया, अकबर आते ही सबसे पहले उसने क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नॉन मुस्लिम वाज रिड्यूस बाय द एबोलिशिंग एंड द टैक्सेशन ऑफ पिलग्रिम्स एंड द टैक्स पेबल बाय द नॉन मुस्लिम जजिया। सबसे पहले उसने जजिया टैक्सेशन जो था, जो नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था, उसे समाप्त कर देता है। कहता है कि जजिया जो है, जजिया नाम का जो टैक्स है वो नॉन मुस्लिम से जो लिया जाता है, मतलब बेसिकली वो ब्राह्मणों से लिया जाता था, उसे समाप्त कर देता है। कौन करता है, अकबर करता है। ठीक है, और अपने प्रीवियस मुस्लिम शासकों से सीखता है और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और भी मजबूत करने का प्रयास करता है। कौन करता है, ये सारा काम कौन कर रहा है, अकबर के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, अब उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं। हां, अकबर जो था वो, अकबर का एक सबसे मेन फंडा क्या था, ये सब तो मतलब यही सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को ऐसे समझिए। अकबर का जो मेन थॉट था वो ये था कि किसी तरीके से ये जो राजपूत जो एम्परर्स हैं इनको अपने पास ले लेना। तो उसने तो 2 वेज अपनाए राजपूत एम्परर्स को अपने पास लेने के लिए। सबसे पहला वे क्या कि या तो उनसे मैरिज कर लो, उनकी बहन से या उनके क्या कहते हैं बेटी से मैरिज कर लो, तो जब मैरिज वाला रिलेशनशिप हो जाएगा तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा ये है कि उनको किसी तरीके से समझाओ बुझाओ, मान जाते हैं तो ठीक है, वरना युद्ध करो, वरना लड़ो, बैटल लड़ो, जीतो, और फिर जो जीतेगा उसका शासन होगा। ठीक है, तो ये 2 वेज अपनाता था कौन, अकबर। ठीक है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो हिस्सा था उसको बढ़ाने का काम करने लगा। ठीक है, और अकबर जो था उसको एक महान शासक के रूप में लोग गिनते हैं। ठीक है, उसकी पॉलिसीज़ के लिए, उसके काम के लिए, सारी चीज़ों के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ,
अकबर देखिए क्या कर रहा है। अब अकबर के बाद साथ एक और चीजें थी, यहाँ पे आपको अकबर का फोटो दिख रहा होगा, साथ में जो जोधा का जिक्र होता है, खैर जोधा तो है नहीं, ठीक है, लेकिन जोधा का भी जिक्र किया जाता है अकबर के शासन में, अकबर के डायनेस्टी में जोधा का भी जिक्र आता है, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज क्या कह रहा है कि कह रहा है दे वेयर अलाउड टू द होल्ड देयर एंसेस्ट्रल एंड टेरिटरीज प्रोवाइड दैट दे द एक्नॉलेज्ड अकबर एज एम्परर, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि ठीक है, किसी तरीके से जो है कोई ऐसा तरीका अपनाओ जिससे अपने साम्राज्य को, जिससे अपने शासनकाल को और भी विस्तृत किया जा सके, और भी मतलब बड़े लेवल पर लेकर के आया जाए, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहे हैं। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, हाँ देखिए सबसे पहले उसने मेन काम क्या किया, जो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स थे उन पर काम करना शुरू किया, कि जिनको, जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको किस तरीके से मतलब अपने फेवर में लिया जाए। इसके लिए उन्होंने जजिया को समाप्त किया, जजिया को एबोलिश किया, जजिया को हटाया समय से, कहा कि जजिया कर नहीं लिया जाएगा, जजिया टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, हाँ उसने मजहर 1579 में उसने क्या किया, मजहर की शुरुआत की, पब्लिक एडिक्ट जिसे कहते हैं, मजहर की शुरुआत की 1579 में। क्या किया उसने, मजहर की शुरुआत की 1579 में, ठीक। हाँ अब उसके बाद देखिए क्या कर रहा है अकबर ने फिर शुरू क्या किया, हाँ उसने क्या किया, मजहर की शुरुआत की, और उसने हाँ मुस्लिमों को, मुस्लिम रिलीजियस जो थे, स्कॉलर थे, जर्नलिस्ट थे, ठीक है, इन सभी को कंसीडर करके एक साथ इकट्ठा करने का प्रयास किया और कोशिश किया कि किस तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और अपने रिलीजियस को और आगे बढ़ाया जा सके। ये सारे काम कौन कर रहा है, अकबर के द्वारा किया जा रहा है। ये सारे काम किसके द्वारा किए जा रहे हैं, अकबर के द्वारा किए जा रहे हैं, ठीक है। हाँ उसने एक नया रिलीजियस बनाया था, एक नया धर्म बनाया था, उसने एक नई चीजें बनाई थी, नई चीज थी जिसे दीन इलाही कहते हैं, ठीक है, डिवाइन फेथ कहा जाता है उसे। दीन इलाही का मतलब क्या था, दीन इलाही का मतलब था उसने एक नया धर्म, एक नया रिलीजियस बनाया, जिसमें कहा कि इसमें सभी धर्म के लोग रहेंगे, कोई एक धर्म का व्यक्ति नहीं रहेगा, सभी धर्म के लोग उसमें काम करेंगे और अपने अपने थॉट्स को बताएंगे, ताकि सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के थॉट्स को जान सकें। और जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है हिंदू और मुस्लिम्स और सिख और ईसाई, चाहे जितने भी लोग हैं इनके बीच, ये जो कह सकते हैं ये बीच में जो वो है वो समाप्त हो सके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, हाँ उसने अपनी मिलिट्री को भी, ठीक है, उसने अपने मिलिट्री को भी मजबूत किया, ठीक है, और अपने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी मजबूत किया। किसने किया, अकबर ने अपने मिलिट्रीज को भी मजबूत किया और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पावर को भी मजबूत किया। इन दोनों चीजों को अकबर ने मजबूत किया, इन दोनों चीजों पर अकबर ने काम किया, ठीक है। हाँ ठीक, अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, और उसने क्या किया, मतलब कई सारे वेज अपनाए, किसके लिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। कई सारे ऐसे वेज अपनाए जिससे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू को कलेक्ट किया जा सके, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद देखिए अकबर ने क्या किया, अकबर ने बहुत सारे वॉर भी लड़े, बहुत सारे बैटल भी लड़े, जिसको उसने जीता, ठीक है, और अपने साम्राज्य में, अपने पार्ट्स में, अपने एम्पायर में मिला लिया। अकबर बेसिकली 1605 में वो जो है उसका डेथ हो जाता है अकबर का, और इसके बाद जो राजा बनता है, इसके बाद जो एम्परर बनता है, उसका नाम रहता है जहांगीर। क्या नाम रहता है उसका, जहांगीर। अब अकबर ने कुछ काम किए, जैसे द एंड ऑफ स्लेवर्स, दास प्रथा का अंत किया 1652 में। कितने में, 1562 में, ठीक है। उसके बाद उसने हरम का जो अकबर ने लिबरेशन दिया, किसमें, जो हरम वाल है उसमें लिबरेशन दिया 1562 में, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, जो यात्रा, जो हम लोग उस पे पूजा पाठ करने के लिए जब जाते थे एक जगह से दूसरे जगह, तो उस पे जो टैक्स लगाया जाता था उसे समाप्त कर दिया 1563 में, ठीक है। उसके बाद जजिया जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था 1564 में उसे समाप्त कर दिया, ठीक है। हाँ उसके बाद उसने क्या किया, फतेहपुर सीकरी को कैपिटल सिटी ऑफ आगरा बनाया, फतेहपुर सीकरी से आगरा को कैपिटल बनाया 1571 में, ठीक है, और फतेहपुर सीकरी को ट्रांसफर कर दिया 1575 में, ठीक। ये कुछ काम है अकबर के, ठीक।
हाँ, उसने क्या किया, एक हॉल बनाया था, प्रेयर हॉल बनाया था, कब? 1575 में। ठीक, उसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान देंगे। उसके बाद कह रहे हैं डिक्लेरेशन ऑफ मजहर, मजहर को कब समाप्त किया? 1582 में। फिर स्टेब्लिश किया किसे? दीन इलाही, दीन इलाही को स्टेबल किया था कब? 1583 में। किसने किया था? अकबर ने। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कैपिटल शिफ्टेड टू लाहौर 1585, अपने कैपिटल को कहां बनाया? लाहौर लेके चला गया। कहां लेके गया? लाहौर। ठीक है, अपने कैपिटल को कहां लेके चला गया? लाहौर। अब आगे देखिए, अब बात आती है जहांगीर की। ठीक है, अकबर के बाद जो दूसरा राजा आता है, जो दूसरा मुगल एम्पायर आता है, उसका नाम रहता है जहांगीर। और जहांगीर को बेसिकली जो है, जहांगीर का जो टाइम ऑफ पीरियड था उसे जो है गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, या गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग कहा जाता है। किसके टाइम ऑफ पीरियड को? जहांगीर के टाइम ऑफ पीरियड को। बैटल्स जहांगीर ने बहुत नहीं लड़े हैं, थोड़े बहुत लड़े हैं, लेकिन ज्यादातर इसने जो है पेंटिंग्स पर काम किया। बहुत ही मतलब पीसफुल टाइप का एम्परर था ये, बहुत ज्यादा मार झगड़ा में इसका इंटरेस्ट नहीं होता था। नूरजहां जो है नूरजहां इसकी वाइफ हुआ करती थी, और नूरजहां को इसने नौरोज फेस्टिवल में देखा था, वहीं उससे लव होता है और नूरजहां को अपनी पत्नी बना लेता है। ठीक है, नूरजहां को क्या करता है? अपनी पत्नी बना लेता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, आगे की कहानी आगे बढ़ती है और देखेंगे फिर क्या करता है ये, क्या नाम है इसका? जहांगीर। ठीक है, चलिए जहांगीर की अगर बात कर लें तो 1655 से 1627 तक बहुत छोटा शासन काल था इसका, क्या नाम है कि जहांगीर का। जहांगीर के लिए कह रहे हैं कि हिज फादर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एंड हिज टॉलरेंट पॉलिसी टुवर्ड हिंदुज्म। ठीक है, कह रहे हैं कि ये जो था ये थोड़ा सा कट्टर था, लेकिन बहुत ज्यादा कट्टर नहीं था। बेसिकली इसका मेन जो पार्ट था वो पेंटिंग्स पर ही टिका रहता था। ठीक है, हाँ, और इसने जो है बहुत सारे काम किए इसी के साथ, मतलब इसका जो टाइम ऑफ पीरियड था, उसी समय अंग्रेज हमारे यहाँ पहले कैप्टन हॉकिंस जो पहले अंग्रेज थे वो जहांगीर के टाइम ऑफ पीरियड में ही इंडिया आए थे। कब आए थे? जहांगीर के टाइम ऑफ पीरियड में ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है शाहजहां की। ये शाहजहां का चित्र है। शाहजहां के शासनकाल को, शाहजहां का जो टाइम ऑफ पीरियड है उसको गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्ट कहते हैं, यानी कि स्वर्ण उसका स्थापत्य कला का स्वर्ण युग या गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्ट कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को, शाहजहां के टाइम ऑफ पीरियड को। ठीक है, क्या कहा जाता है? गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्ट। अब देखिए क्या कह रहे हैं, शाहजहां को खुर्रम से भी जाना जाता था। खुर्रम उसका एक नाम था शाहजहां का। ठीक है, और वो शाहजहां के नाम से मुगल एम्पायर की गद्दी पर बैठता है 1628 से 1658 तक, 1628 से 1658 तक, 1658 से 1658 तक। ठीक है, अब जो कह रहा है कि ये शाहजहां जो था ये बेसिकली युद्ध लड़ता है। शाहजहां युद्ध के लिए जाना भी जाता है, कुछ बैटल्स भी लड़े हैं, कुछ जीते भी हैं। ठीक है, इसके वैसे तो 4 पुत्र रहते हैं, लेकिन 2 जो इसके सन है उन्हीं के बीच में जो है वॉर ज्यादा होता है, एक औरंगजेब और एक दारा शिकोह। ठीक है, शाहजहां की अगर बात कर लें तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी बातें दी गई हैं शाहजहां के बारे में, लेकिन हमें मेन जानना है कि वो मेन जब 1628 में गद्दी पर बैठता है तो उसके बाद कैसे काम करता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं कि मुगल पावर वाज आल्सो टेम्परेरी एक्सटेंडेड ऑन द नॉर्थ ईस्ट एंड 1638 द पर्सियन गवर्नर ऑफ कंधार अली मर्दन खान। ठीक है, अली मर्दन खान जो है 1688 में जो गवर्नर रहता है कांधार का, वो इससे मिलता है और 1646 में वो जो है और बल्क पर कब्जा कर लेता है। किस पर कब्जा कर लेता है? बल्क पर। बल्क को ऑक्युपाइड कर लेता है 1646 में। कौन करता है? जहांगीर। और 1647 में बल्क को स्टेबल करता है दोबारा। और उसके बाद देखिए धीरे धीरे अपना शासन जो है वो बढ़ाने लगता है। कौन? शाहजहां धीरे धीरे अपने एम्पायर को आगे बढ़ाने लगता है और कह रहे हैं कि इन 1649
ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा, आगरा को अपने कैपिटल को ट्रांसफर कर लेता है, कहां से कहां करता है, दिल्ली। तो यानी फाइनली 1648 में दिल्ली कैपिटल बन जाती है किसकी, इंडिया की, और ये न्यू सिटी ऑफ शाहजहांबाद, एक नया शहर बनाता है जिसका नाम रखता है शाहजहांबाद। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ, अब उसके बाद कह रहे हैं कि, अब देखिए उसके बाद क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि द अंडर बुक द बिल्डिंग ऑफ टू ग्रेट मस्जिद, द मोती मस्जिद, ठीक है, पर्ल मस्जिद एंड द जामा मस्जिद, ग्रेट मस्जिद। जामा मस्जिद जो दिल्ली में है उसको भी बिल्ड करवाता है कौन, शाहजहां करवाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहे हैं, द ताजमहल आल्सो इन आगरा, और ताजमहल को बनवाता है कहां पर, आगरा में। ताजमहल की फोटो आप देख रहे होंगे, ठीक है, ताजमहल की फोटो देख रहे होंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेमोरी ऑफ हिज वाइफ अंजुमंद या मुमताज महल, मुमताज की याद में, उनकी मेमोरी की याद में आगरा में एक ताजमहल का निर्माण कराता है। कौन कराता है, ये कराता है शाहजहां। ठीक है, हाँ, अब उसके बाद देखिए क्या क्या कराता है, जामा मस्जिद जो दिल्ली में है उसका, उसके बाद रेड फोर्ट, लाल किला जो हम देखते हैं उसको भी बिल्ड कौन कराता है, वो कराता है शाहजहां। शाहजहां जो है वो रेड फोर्ट को बिल्ड कराता है कहां पर, आगरा में। ठीक है, और सॉरी दिल्ली में जो रेड फोर्ट है, जहां से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 26 जनवरी और 15 अगस्त को अपने देश के बारे में कुछ बोलते हैं, वहां से खड़े होकर के वहां पे फ्लैग जो है वो फहराया जाता है, झंडा लहराया जाता है। वो जो करने का जो वो लाल किला है, जो रेड फोर्ट है, उसको शाहजहां ने बनाया था। तो जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, लाल किला, ये सारा चीज जो है वो बिल्ड किसने करवाया था, वो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, अब उसके बाद शाहजहां के बाद बात आती है औरंगजेब की। औरंगजेब जो था, शाहजहां के वैसे 4 सन्स थे, लेकिन 2 सन्स के बीच ज्यादातर वॉर हुए हैं, एक औरंगजेब और एक दारा शिकोह। उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा जो ताकतवर था वो था कौन, औरंगजेब। ठीक है, तो यहां कहानी अब किसकी शुरू होगी, औरंगजेब की। तो औरंगजेब के बारे में देखते हैं। कह रहे हैं जब शाहजहां सितंबर 57 में मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो दारा शिकोह, सूजा, औरंगजेब और मुराद, ये 4 बच्चे रहते हैं। चारों के बीच जो है थ्रोन्स को लेकर के, सिंहासन को लेकर लड़ाई शुरू होती है, और इसमें सक्सेस जो होता है, सक्सेस कौन होता है, औरंगजेब। और औरंगजेब जीत करके अगला एम्परर बनता है कहाँ का, मुगल डायनेस्टी का। तो बात आएगी औरंगजेब की 1658 से 707 तक, 1707 तक कौन एम्परर था, तो था औरंगजेब। औरंगजेब राजा बनता है कहाँ का, मुगल डायनेस्टी का। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं मुस्लिम डिक्लाइन किंगडम ऑफ बीजापुर 1686 एंड गोलकुंडा 1687। ठीक है, बट हिज पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस आल्सो लेड द सीट्स टू इन द डिक्लाइन। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहते हैं, जब औरंगजेब आता है तो औरंगजेब बीजापुर और गोलकुंडा जो साउथ के हिस्से हैं वहां पर अपने शासन को आगे बढ़ाने का काम शुरू करता है, और धीरे धीरे क्या करता है कि वो उनको ऑक्युपाइड करना शुरू कर देता है। लेकिन वहां एक समस्या रहती है, शिवाजी जो मराठा साम्राज्य, मराठा एम्पायर के जो लीड कर रहे होते हैं वो शिवाजी से उसको लड़ना पड़ता है। शिवाजी को एक बार वो कैदी भी बना लेता है, फिर शिवाजी वहां से छूट के भाग जाते हैं। लेकिन ये साउथ में जीतने के लिए बहुत परेशान रहता है, कौन, औरंगजेब। ठीक है, चलिए उसके बाद धीरे धीरे औरंगजेब बहुत सारे काम भी करता है। ठीक है, लेकिन बेसिकली बहुत ज्यादा कट्टर एम्परर माना जाता है किसका, मुगल डायनेस्टी का। ठीक है, अब उसके बाद क्या करता है औरंगजेब, यही सब कहानियां हैं औरंगजेब की। औरंगजेब जो है, एक चीज और जान लीजिए कि औरंगजेब जो था वो टैक्सेस बढ़ा देता है, टैक्सेस ज्यादा वसूल करने लगता है। ठीक है, पैसा ज्यादा चाहिए था उसे, और औरंगजेब जो था वो क्या करता है कि कहता है कि जो नौरोज फेस्टिवल है वो हमारे यहाँ बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, ढोल बजाने पर बैन लगा देता है। झरोखा दर्शन जिसे कहते हैं, मतलब जब सारी जो एम्परर होता है, जो राजा होता है, वो नहा धो करके खिड़की पे बैठता तो पूरी जनता उसे देखती थी, इसे झरोखा दर्शन कहते हैं। ये आता है उसको भी बैन कर देता है, कहता है झरोखा दर्शन को भी बैन कर दिया जाएगा। इन सारी चीज़ों को बैन कर देता है औरंगजेब, लेकिन सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत कट्टर रहता है।
और फाइनली 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में औरंगजेब जो है, औरंगजेब इज डाइड इन 1797 एंड ही हैड फॉल्ड द क्रश ऑफ द मराठास ऑफ द डिक्लाइन। अब धीरे धीरे मुगल डायनेस्टी डिक्लाइन होने लगता है, धीरे धीरे मुगल डायनेस्टी जो है वो पतन की तरफ, डिक्लाइन की तरफ बढ़ने लगता है। कह रहे हैं औरंगजेब सक्सीजर्स वेयर प्लेगर्ड बाय द स्टेबलिन एंड द फाइनेंशियल वोज। अब उसके बाद जैसे ही औरंगजेब जो मरता है उसकी सक्सेस के बाद धीरे धीरे कम होने लगती है और फाइनली उसके बाद बहादुर शाह जफर प्रथम, बहादुर शाह जफर फर्स्ट 707 से 712 तक रहता है। फिर धीरे धीरे पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाता है वहाँ पर फिर फर्रुखसियार आता है 707 से 719, ठीक है। उसके बाद फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं वहाँ पर और धीरे धीरे डिक्लाइन होने शुरू हो जाता है कौन, मुगल डायनेस्टी। और इस तरीके से डिक्लाइन होती है कि फाइनली क्या होता है, उसके बाद देखिए मोहम्मद शाह आता है 1709 से 1748 तक, ठीक है। मोहम्मद शाह ऐसे चल रहा होता है मोहम्मद शाह की कहानी। तब तक क्या होता है, मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद फिर जो है और धीरे धीरे राजा आने लगते हैं, ठीक है। लेकिन मेन जो राजा रहता है सबसे लास्ट तक आते आते बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर सेकंड जो रहता है 1837 से 1857 तक, ये लास्ट एम्परर रहता है इन मुगल डायनेस्टी। 1857 रिवोल्यूशन, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद क्या होता है, अंग्रेज जो थे वो बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर सेकंड को उठा करके कहाँ भेज देते हैं, रंगून भेज देते हैं जो बर्मा में पड़ता है, म्यांमार में पड़ता है इस समय, म्यांमार यंगून भेज देते हैं म्यांमार, और वहीं पर इनको रख देते हैं और कुछ समय बाद वहीं पर ये डाइड कर जाते हैं। तो अंतिम जो लास्ट मुगल एम्परर थे वो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे और यहीं पर मुगल एम्पायर की कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से हमने मुगल डायनेस्टी को डिस्कस किया, इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से बाबर से लेकर और बहादुर शाह जफर सेकंड तक मुगल डायनेस्टी धीरे धीरे आगे बढ़ी। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस थे उस पर ज़्यादा फोकस किया हमने, और जब क्लासेस चलने लगेंगी प्रॉपरली तो इसको थोड़ा सा और भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जहाँ रहिए, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।